इंटर और बीए पार्ट 1 के बच्चों के लिए होने वाला है। ठीक है, जैसे ही हम लोग नए सेशन में जाते हैं, किताब खोलते हैं अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए, तो हमारा दिमाग इतनी सारी अर्थशास्त्र की डेफिनेशंस को देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि इकोनॉमिक्स में तो इतनी सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, अगर शॉर्ट में आता है तो हम कैसे डेफिनेशन लिखें, कौन सी डेफिनेशन लिखें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी जो आपको निश्चित ही हेल्प करेगा। ठीक है, इस वीडियो को केवल आपको सुनना नहीं है, आपको एक्टिव लर्निंग करनी है। एक्टिव लर्निंग मीन्स आपको नोट्स बनाने हैं, नोट डाउन करना है और बुक को रेफरेंस में लेना है। एक्टिव लर्निंग करने से आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा और मेरी बताई हुई चीज़ आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी। बहुत टाइम होता है कि मैंने सारे वीडियोस देख लिए और सब समझ भी लिया, स्क्रीनशॉट इवन ले लिया, उसके बाद भी एग्ज़ाम के टाइम हमें कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम पैसिव लर्निंग कर रहे हैं, केवल मेरा माइंड सुन रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक्टिव लर्निंग करनी है, बुक को रेफरेंस के तौर पे लेना है। पहले के टाइम की एक बात बताती हूँ मैं आपको। जब गुरुकुल व्यवस्था होती थी तो वहाँ पे क्या होता था, केवल श्रवण ज्ञान दिया जाता था, यानी विद्यार्थी को केवल सुनकर टीचर की कही एक एक बात को आत्मसात कर लेना होता था। लेकिन अब क्या है, हमें नोट्स है, पीडीएफ है, पीपीटी है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, उनको कम से कम यूज करके अपने ब्रेन को एक्टिव करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपको एक्टिव लर्निंग करनी है। अपनी बुक ले लीजिए, पेन कॉपी अपने साथ रखिए। अब हम समझते हैं अर्थशास्त्र की जो है इतनी सारी परिभाषाएं क्यों हैं। देखिए, वैसे अगर अर्थशास्त्र को समझे तो अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है धन। ठीक है, शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान। तो इस तरीके से सिंपली हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। ठीक है, जैसा कि एडम स्मिथ, वॉकर और मील ने भी कहा। तो इस तरीके से जब आप बुक खोलिएगा तो आपको कई डेफिनेशंस दिखेगी, किसने कौन सी परिभाषा दी हम ये समझेंगे, और आने वाली वीडियो में एक एक करके एक एक डेफिनेशन और उससे जुड़ी कुछ बातें करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये जो अर्थशास्त्र है, ये जो है इतनी सारी परिभाषाएं क्यों हैं इसमें। तो इसके दो कारण हैं। पहला, अर्थशास्त्र एक कला का विषय है। ठीक है, यानी आर्ट्स का टॉपिक है, जिसमें कारण और परिणाम का संबंध नहीं होता है। ठीक है, एक कारण ये। दूसरा कारण है कि जो अध्ययन का फील्ड है, जो स्टडी फील्ड है इकोनॉमिक्स का, वो ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर जो है वो नॉन लिविंग नहीं है, वो लिविंग थिंग्स है, जिनका साइकोलॉजिकल बिहेवियर और जिनकी मेंटेलिटी चेंज होती रहती है। फिर तीसरा अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र एक विकासशील, ठीक है, जो विकास जिसमें हो रहा है ऐसा टॉपिक है। विकास कैसे हो रहा है, देखिए, आपने मान लीजिए कोई भी पढ़ी, मान लीजिए कृषि नीति पढ़ी, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ी। ये क्या है, आज है, हो सकता है आने वाले टाइम में सरकार कोई नई पॉलिसी लिया है तो उसमें चेंज हो जाता है। लेकिन इतिहास का सब्जेक्ट देखिए, इतिहास में क्या है, जो दिया हुआ है वही लिखना है, 50 साल बाद भी डेट चेंज नहीं होनी है। लेकिन अर्थशास्त्र में प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए अर्थशास्त्र की इतनी परिभाषाएं हैं। क्यों, पहले तो आप समझ गए। पहले तो ये आर्ट्स का टॉपिक है, यानी कारण और परिणाम का संबंध इसमें बहुत होता है, लेकिन इतना नहीं होता। इसका सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन बीइंग है और ये एक विकास करने वाला, यानी विकसित विषय है। ठीक है, तो 3 कारण आपने समझ लिए। फिर से 3 कारण दोहराइए, कौन कौन से ये 3 कारण हैं। पहला कारण था कि इसमें कॉज एंड परिणाम, यानी जो काम हो रहा है, कॉज और परिणाम का, कारण और परिणाम का संबंध नहीं होता या बहुत कम होता है। इसका विषय वस्तु क्या है, ह्यूमन बीइंग है, यानी इसकी जो स्टडी फील्ड है वो ह्यूमन बीइंग है, मानव जाति है। तीसरा जो है, ये एक विकास करने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है जिसके कारण इसकी इतनी डेफिनेशंस होती हैं।
अब हम देखेंगे कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, अर्थशास्त्र, अर्थ यानी धन और शास्त्र मतलब विज्ञान, तो धन का विज्ञान, अर्थशास्त्र सिंपली हम कह सकते हैं धन का विज्ञान है। लेकिन अर्थशास्त्र की जो विभिन्न परिभाषाएं आई, उसने अर्थशास्त्र को यहीं तक सीमित नहीं किया, ठीक है, इसको बहुत ही लार्ज फील्ड दे दिया, बहुत ही वास्ट फील्ड दे दिया, ठीक है। तो पहले आए एडम स्मिथ। हम लोग जानते हैं एडम स्मिथ को क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी इन्हीं को कहते हैं। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं किसको, कीन्स को, ठीक है। माइक्रो एडम स्मिथ, मैक्रो कीन्स, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा दी, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने क्या दी, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी। उन्होंने क्या कहा, अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है, ठीक है। पहले देखिए, कोई भी चीज़ होती है तो उसको पहले छोटे से स्टार्ट किया जाता है। जैसे एडम स्मिथ ने कहा कि धन का विज्ञान है, इसके बाद आए मार्शल और पीगू, ठीक है। मार्शल पीगू ने कहा कि अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं है, उससे बढ़कर, यानी उसने इम्प्रूवमेंट किया, धन के साथ साथ इसका मेन फोकस होना चाहिए मानव कल्याण पर, वेलफेयर, यानी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी मार्शल एंड पीगू ने। उसके बाद जो है, अब देखिए, जब एडम स्मिथ ने धन केंद्रित परिभाषा दे दी, मार्शल ने जो है कल्याण केंद्रित परिभाषा दी, तो इसमें और सुधार हुआ और एक परिभाषा आई जिसे कहते हैं दुर्लभता संबंधी परिभाषा, वो रॉबिन्सन ने दी। उसके बाद आई कहते हैं दुर्लभता के बाद आई थी जेके मेहता की एक परिभाषा आई थी, आई थिंक उसका नाम था जेके मेहता की परिभाषा आई, ठीक है। फिर विकास संबंधी परिभाषा आई, जो विकास संबंधी परिभाषा है वो सैमुअल्सन ने दी। तो इस तरीके से जेके मेहता की थी असीमितता केंद्रित परिभाषा, ठीक है। मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं उसको देख के आगे वीडियो में आपके लिए बनाऊंगी। तो इस तरीके से आपकी 5 परिभाषाएं हो गई। एडम स्मिथ की परिभाषा धन केंद्रित, मार्शल की परिभाषा जो थी कल्याण केंद्रित, दुर्लभता केंद्रित परिभाषा रॉबिन्सन की, जेके मेहता की परिभाषा, ठीक है, जो थी असीमितता केंद्रित शायद, और सैमुअल्सन की परिभाषा या विकास संबंधी परिभाषा जो थी सैमुअल्सन की, ठीक है। आने वाले टॉपिक में हम एक एक करके परिभाषा देखेंगे और इसको कैसे लिखना है ये भी समझेंगे। और थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।